हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इनके यादव अपने एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे तो ये रात का वक्त आपके जज्बाती हौसलों को हवा दे रहा होगा इस शीत सर्द के मौसम में, हालांकि दूसरी तरफ तनाई का मौसम भी है। उसी के बीच आज इस कक्षा कार्यक्रम के मॉडल टेस्ट पेपर 2 को प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ पर जीके पोर्शन के अंदर पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ताजमहल का नाम तो सुना होगा आपने, आगरा के अंदर है। और इस ताजमहल की अगर हम बात करें का डिजाइनर कौन था, तो देखिए ताजमहल जो बना वो मुगल शासक के शासन काल में बना। और मुगल शासक को याद करने का एक छोटा सा मैं आपके लिए सिंपल सा तरीका भी दे देता हूं। ये उनके शासन प्रणाली का सीक्वेंस था जिसे हम इस तरीके से एक सूत्र के द्वारा याद रख सकते हैं, भजसो। ठीक है, भजसो। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। इसके साथ में एक चीज और भी ध्यान रखिए, इस जहांगीर का नाम ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या था? सलीम। ठीक है, सलीम था। और यहां पर देखिएगा यहां पर शाहजहां का वो ये कह सकते हैं कि बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रख सकते हैं, भजसो। इसके साथ में ताजमहल का डिजाइनर कौन था, तो साथियों ताजमहल का डिजाइनर कौन था? उस्ताद ईशा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं भजसो की। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पर। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? देखिए दो चीजों को समझिए। चीनी एक्चुअल में होता क्या है? गन्ने से प्रमुखता से उत्पादित होती है। और चीनी का दुनिया में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। तो सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राजील है। दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो चूंकि कई बार क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करने पड़ते हैं, तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। एक चीज और कि चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? ठीक है, बाउल ऑफ द शुगर इज क्यूबा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर। इसके साथ साथ में सर्वाधिक उपभोग कौन सा देश करता है? तो सर्वाधिक उपभोग करता है आपका भारत। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा? ब्राजील। सेकंड नंबर पर भारत है। उपभोग कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? क्यूबा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, सीआर दास, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय। तो साथियों यहां पर सीआर दास नाम सुना होगा आपने, चित्तरंजन दास का बड़ा नाम है, उनको कहा जाता है देश बंधु। ठीक है, उनको उपाधि इस तरीके की दी गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ढाका किस देश की राजधानी है? तो ढाका किस देश की राजधानी हो जाएगी? बांग्लादेश। एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर देखिए ये अगर देखें तो बर्मा का पुराना नाम क्या है? बर्मा पुराना नाम था किसका? म्यांमार का। और म्यांमार की राजधानी आप बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ में भूटान की राजधानी कौन सी होती है? थिम्पू होती है। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। इसके साथ साथ में आपको ये भी आप कमेंट बॉक्स में श्रीलंका की राजधानी भी बताएं। ठीक है, तो दो आप देखिए, श्रीलंका की राजधानी और म्यांमार की राजधानी, दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बाकी 3 की हम लोग आपसे चर्चा कर चुके हैं क्योंकि इनकी राजधानी परिवर्तित कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए गदर पार्टी एक पूरी तरीके से अगर हम भारत के ये देखें स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो उसमें उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और ये कह सकते हैं कि इसके वास्तविक संस्थापक तो सरदार थे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इसमें लाला हरदयाल का नाम आपने सुना होगा, वो भी गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। योजना आयोग एक्चुअल में 1950 में भारत में स्थापित हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो पदेन होता था। यानी पदेन का मतलब इसका अध्यक्ष हमेशा देश का पीएम। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? तो योजना आयोग का प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजना, ठीक है, का निर्माण करना। और 5 ईयर प्लान क्रिएशन होता था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगेन फ्रॉम 1951 टू 1955। उसके बाद में 1956 टू 19
ये कह सकते हैं 60, और उसके बाद में 1961 टू 1965 ये आपका 3rd ईयर प्लान था। उसके बाद में फिर योजना अवकाश आ गया। एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, अब योजना आयोग नहीं है देश में, अब कौन सा आयोग है? नीति आयोग। ये ध्यान रखिए, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहां पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को, और इसका अध्यक्ष भी, नीति आयोग का अध्यक्ष भी अब भी कौन है? पीएम। और यह भी प्रश्न आ सकता है कि साहब नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो 2015 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। तो पहला, स्वाभाविक सी बात है, पहला अध्यक्ष वही है। वर्तमान की बात करें तो अध्यक्ष पीएम है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष साथियों इस समय सुमन बैरी है, सुमन बैरी। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसके सीईओ कौन है? ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। इस समय इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ है। तो नीति आयोग, और नीति की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द फुल फॉर्म इज द नीति आयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 2015 से लागू है। इसके साथ में अब देश में 5 ईयर प्लान नहीं है। लास्ट 5 ईयर प्लान कब था? 12th नंबर था। आप देखिए उसके बाद में 5 ईयर प्लान नहीं है। तो क्या बनता है अब? 7, 14 और 21, ये 3 स्टेप है। 7 ईयर प्लान, ये 14 वर्षीय और 21 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? देखिए काकोरी जो घटना हुई वो लखनऊ से ट्रेन जा रही थी साथियों, और इसके अंदर वैसे तो एक्चुअल में क्या है, कई लोग थे। ठीक है, और यहां पर उसने पूछा है कि साहब इसमें नायक कौन थे? तो देखिए उसमें नायक तो चंद्रशेखर भी थे, और यहां पर क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न हल करना है, तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, और यहां पर क्या हो जाएगा? बख्तुल्ला। तो कौन हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, द फुल फॉर्म ऑफ द एड्स। ठीक है, HY की भी आप HIV। ठीक है, ये ह्यूमन इम्यून वायरस होता है। इसके साथ में अगर एड्स की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, वो किसकी? एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। और कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मिसाइल का नाम नहीं है। इस नहीं शब्द पर देखिए, आकाश, ब्रह्मोस्त्र, ये तो सब क्या है? वायु भी आजकल तो आ गई है, अग्नि भी आ गई है, अर्जुन भी आ गई है, लेकिन यहां चक्र जो दिया हुआ है ये क्या नहीं है? मिसाइल का नाम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इस सार्क को हम लोग दक्षेस भी कहते हैं हिंदी में। और सार्क के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 8 हैं। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क के मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? काठमांडू में। एक ही बात ध्यान रखिए, एक ही देश नहीं है, बाकी भारत के सारे पड़ोसी राष्ट्र इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको नहीं बताना है। ये इस सार्क को हम दक्षेस भी कहते हैं, दक्षेस। और इस सार्क की स्थापना कब हुई? और स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985। एक चीज और ध्यान रखिए, जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर काठमांडू में है, और साथ ही इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 8 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर इसका सदस्य नहीं है। कौन सदस्य नहीं होगा? बर्मा इसका सदस्य नहीं है। इसका सदस्य कौन है? म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि। देखिए यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का पहले नाम यूएन था, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई? इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर आता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके महासचिव का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। और अब की बात करें तो इसका जो इस समय महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इनकी जो अवधि है वो 1 जनवरी 2022 से 2026 तक, यानी 5 वर्ष के लिए इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इसके कुछ अपने अंग होते हैं, महासभा होती है, इसके साथ साथ में इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो हर साल 2 साल बाद परिवर्तित हो जाते हैं। जो 5 सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ये ध्यान रखिए। इसके साथ में इसके अंग भी होते हैं,
आपने देखा होगा, यूनेस्को का नाम भी सुना होगा। हाई कोर्ट की बात करें विश्व की, अगर हम विश्व कोर्ट इनका स्वयं का भी है, जिसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये यूएनओ की बात थी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला आयोजित कितने वर्ष बाद होता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है। इसके साथ साथ में आप देखते हैं, अगर जहां तक कुंभ के मेले की बात है तो ये अलग अलग नदियों के संगम स्थल पर क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर आपके महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये कहां पर होता है? नासिक के अंदर होता है। इसके साथ बात करें एमपी की तो ये उज्जैन के अंदर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कहां होता है? प्रयागराज के अंदर होता है। तो कुंभ के मेलों का 12 वर्ष के अंतराल पर अलग अलग राज्यों में क्या होता है? इनका आयोजन होता है। बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा के लिए सदस्य के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी लोकसभा के लिए कितनी हो जाएगी? 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? तो यहां आपको ध्यान रखना है 35। चलिए साथियों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 1930 के अंदर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। वैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के तौर पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। साथियों इसके साथ साथ में अगर विज्ञान जगत की बात करें तो हरगोविंद खुराना का आपने नाम सुना होगा, बड़ा नाम है, ठीक है। उनको नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं मिला। लेकिन एक बात और चीज है, जो सीवी रमन थे उनका भी विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल की बात करें तो एक नदी है सतलज, और सतलज नदी की बात करें तो ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जिस दर्रे से प्रवेश करती है वो दर्रा कौन सा है? शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, पंजाब में बहती हुई, और किस में मिल जाती है? चेनाब में, और चेनाब मिल जाती है सतलज में। इसके ऊपर 2 डैम बने, पहला डैम भाखड़ा है, दूसरा डैम नांगल है। और भाखड़ा के पीछे झील बनी है जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। ठीक है साथियों, आगे का विज्ञान का कार्यक्रम नेक्स्ट सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व किया था, आज उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा जो आपका मॉडल पेपर है उसमें मैं आपको साइंस वाले जो सवाल हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। देखो पहला जो सवाल है वो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर है सर आपका एम्पियर। अगला आता है सर आपका कि एक्स में लिखा हुआ है सर आपका फैराडे। तो फैराडे जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। अगला लिखा हुआ सर इसमें कूलाम। तो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। अगला सवाल आता है इसमें कि रुधिर एक ऊतक है। तो देखो रुधिर जो होता है इसकी जो मात्रा होती है वो होती है, नर में होती है 5 से 6 लीटर, और जो मादा होती है, मादा में जो होती है वो होती है 4 से 5 लीटर। तो आपको याद रखना है सर कि जो औसत रक्त होता है, औसत रक्त जो होता है वो होता है आपका 5 लीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आता है कि जो रुधिर होता है एक ऊतक होता है, वो होता है सर तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सर आपका थर्ड। एक क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। अगला विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलने का कार्य करता है। ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण। तो देखो इसमें जो पहला लिखा हुआ है जो सवाल है अपना वो यह है कि विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलने का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सर माइक्रोफोन। जो लाउड स्पीकर होता है यह विद्युत जो होती है आपकी विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद जो है आपका डायनेमो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पूछा जाता है। ये सर आपका डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो होता है डायनेमो। इसमें होता है सर एम्पलीफायर। इसका अर्थ भी होता है सर आपका ध्वनि यंत्र होता है।
तो ये भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो आपको याद रखना है सर कि ये पूछ रहा है सर ऐसी कौन सी वस्तु है जो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो देखो लोहा भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होती है। आपको याद रखना है सर ये उल्टा है, तो इसका इसमें पूछा है लास्ट में नहीं है, और नहीं है वो है सर आपकी पारा। पारा को अपन बोलते हैं सर निकल, सॉरी पारा को अपन बोलते हैं मरकरी, इसको मरकरी कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। अगला, निम्न में से मिश्रण नहीं है। तो देखो ये जो सवाल है ये गलत है, इसमें सभी मिश्रण होते हैं, एल्कोहल भी होता है, शहद भी होता है, बारूद भी होता है, समुद्र का पानी भी होता है। इसको अपन अगली जो क्लास लूंगा उसमें ये सवाल आपको मैं कराऊंगा। देखो हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पद्धति पर आधारित होता है? तो देखो हाइड्रोजन जो बम होता है इसमें दोनों ही पद्धतियां होती हैं, एक तो नाभिकीय विखंडन होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सर सी। उसके बाद लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार जो होती है, लार जो है, लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.8। अगर आपसे पूछा है सर एंजाइम कौन सा होता है, इसमें एंजाइम होते हैं दो, एक तो होता है उसको हम बोलते हैं सर एमाइलेस, एमाइलेस होता है, और एमाइलेस जो होता है इसको बोलते हैं टाइलिन, इसको टाइलिन कहा जाता है। जो एमाइलेस है इसको टाइलिन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा सर आपका टाइलिन। तो ये किसका पाचन करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो पाचन करने का कार्य करता है वो कौन करता है? आपका टाइलिन। दूसरा जो होता है सेकंड नंबर पे वो आता है आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जो होता है ये होता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। तो ये वाला जो एंजाइम होता है एंटीसेप्टिक होता है। ये क्या काम करता है? जो हानिकारक खाने के अंतर्गत मतलब रोगाणु आते हैं उनको मुखगामी खत्म करने का कार्य जो करता है वो होता है सर आपका लाइसोजाइम। तो इसमें दो एंजाइम होते हैं, ये जरूर याद रखना कि एमाइलेज को टाइलिन कहा जाता है। अगला, बिटुमनी कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो देखो कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला होता है उसको 4 भागों में बांटा गया, मतलब कितने प्रकार होते हैं इसके? 4 प्रकार। पहला जो आता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, इसको एंथ्रासाइट कहा जाता है। दूसरा जो आता है सर आपका वो आता है आपका, इसमें आएगा सर लिग्नाइट, लिग्नाइट आता है इसके अंतर्गत। एक सर जैसे इसमें आता है बिटुमनी आता है, इसके अंतर्गत बिटुमनी आता है। और एक जो कोयला आता है सर उसका नाम होता है पीट। जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है आपका पीट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो सबसे अच्छा होता है वो होता है एंथ्रासाइट। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है सर 92 में से 98% इसमें कार्बन पाया जाता है। जो आपका बिटुमनी होता है इसके अंतर्गत 80% कार्बन होता है। जो आपका पीट होता है इसमें सर 60% कार्बन पाया जाता है। उसके बाद जो आता है सर आपका, इसमें आता है लिग्नाइट, इसमें सर 60 से और 67% कार्बन पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछे इसमें कि बिटुमनी कोयले में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो सर वो होता है आपका 80%। अगला सवाल चलो, चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है? पक्षी, संधिपाद, सरीसृप, रेप्टाइल्स, स्तनधारी। तो ये ध्यान रखना जो चमगादड़ होता है ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए इसको स्तनधारी में रखा गया है। अगला, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है सर्वाधिक, जिस पर पढ़ते हैं कि ध्वनि के वेग का क्रम, तो ध्वनि के जो वेग का क्रम आता है वो आता है आपका, पहले ध्वनि सर्वाधिक चलती है ठोस में, उसके बाद चलती है आपकी द्रव में, और उसके बाद चलती है गैस में। ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गति नहीं करती है, जिसको हम शून्य सिद्धांत बोलते हैं। निर्वात में गति नहीं करती है, इसलिए चंद्रमा पर 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। जो ध्वनि होता है, ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो आपकी ध्वनि होती है वो क्या करती है? गति करती है। अब इसमें से अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम जो है वो इसमें आएगा सर स्टील, और स्टील को अपन बोलते हैं इस्पात। इसके अंतर्गत जो आपका ध्वनि होता है वो सर्वाधिक गति करता है। अगला आता है पानी को रेत से अलग करने की विधि कौन सी होती है? तो देखो एक तो इसमें लिखा हुआ है सर सब्लिमेशन, इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन जो होता है वो कपूर, नेपथलीन आदि में पाया जाता है, इसमें वो विधि काम नहीं करेगी। दूसरा आता है सर आपका बाष्पन। बाष्पन में क्या होता है कि जब कोई द्रव पदार्थ होता है उसमें यदि कोई क्रिस्टल नहीं मिला हुआ हो,
अब यहां पर क्या मिला हुआ है सर, आपका पानी में रेत मिली हुई, तो रेत जो है क्रिस्टल में आती है, मतलब ठोस कण है, तो इसको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं और उसको अपन बोलते हैं आसवन। आसवन का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सर बी। अगला, एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है, तो इसमें पूछा गया है कि वेग होता है, संवेग होता है, ऊर्जा होता है, त्वरण होता है। तो देखो वेग जो होता है स्थायी वस्तु में नहीं होता, चलयमान वस्तु में होता है। संवेग भी चलयमान वस्तु में होता है, त्वरण भी चलयमान वस्तु में होता है। जो वस्तु होती है उसमें स्थायी वस्तु में क्या रहता है, तो ऊर्जा रहती है, और ऊर्जा का जो प्रकार होता है वो होती है सर आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सर आपकी रुकी हुई वस्तु या रखी हुई वस्तु में पाई जाती है। अगला, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस जो होती है इसमें से वो होती है सर मीथेन, और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। इसका करेक्ट आंसर है सर सेकंड। इसमें और लिखा हुआ है सर CO, इसको बोलते हैं सर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक वायु प्रदूषक होता है, और जो आपकी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलती है उस धुएं में जो होता है आपका जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला है सर इसमें H2S, इसको बोलते हैं सर हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। आपसे सवाल पूछेगा कि सर बताइए ऐसी कौन सी गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, तो गैस होती है सर आपकी H2S। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड वाला। अगला, भारी पानी है, तो देखो इसमें पूछ रहा है आपसे कि भारी जो जल होता है, भारी जल का सूत्र पूछ रहा है इसके अंतर्गत। तो देखो सामान्य जल का जो सूत्र होता है वो तो होता है H2O, और जो भारी जल होता है इसका सूत्र होता है सर D2O। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सर थर्ड। अगला सवाल, ताप कम करने पर प्रस्तनाभ बढ़ता है, कम होता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रस्तनाभ जो होता है सरफेस टेंशन, इसके कारण जो पानी की बूंद होती है, वर्षा की बूंद, वो गोलाकार बनती है। जो प्रस्तनाभ है वो आपके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ता है तो प्रस्तनाभ कम होता है, और यदि तापमान कम होता है तो प्रस्तनाभ क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ताप को कम करने पर प्रस्तनाभ पर क्या होगा सर, तो प्रस्तनाभ क्या होगा, बढ़ेगा। अगला, तो ये आपके सभी सवाल क्या होते हैं, कंप्लीट। साथियों नमस्कार। मॉडल पेपर नंबर 2 का मैथ का पार्ट है। प्रश्न नंबर 31 है 2025 का वर्गमूल। 2025 का वर्गमूल आएगा अपना 45, तो इसका राइट आंसर है 45। 2025 का वर्गमूल है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है प्रश्न नंबर 32। प्रथम 177, ध्यान देना, प्रथम 177 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो साथियों सम संख्याओं का औसत होता है n+1। n+1, तो 177 सम संख्या हैं, +1 कर देंगे, इसका औसत आएगा 178। प्रथम 177 सम प्राकृत संख्याओं का औसत आएगा 178। सूत्र होता है n+1। अगला क्वेश्चन आता है अपना 33 नंबर। 5/10 को प्रतिशत में बदलो। 5/10 मल्टीप्लाई 100, 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया अपना 50%। इसका मतलब है 5/10 का कितना परसेंट है, तो राइट आंसर है अपना 50%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीद कर उसे 15% नुकसान पर बेचता है। नुकसान का मतलब होता है हानि, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ये आपका क्रय मूल्य, हानि हो रही है, यहाँ पे 15% की माइनस कर दिया बटा 100। 1400 गुणा 85/100, यहाँ पे 00 कट गई। 14 गुणा 85 करेंगे 1190। ये आंसर आएगा, इसका राइट आंसर विक्रय मूल्य 1190। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 12% के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है। 3 वर्ष के बाद उसे 5400 रुपये ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। तो ऋण की राशि मतलब मूलधन निकालना है आपको। मूलधन का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज दर गुणा समय।
100 गुना ब्याज अपना है 5400 रुपये, दर अपनी है 12%, समय है 3 वर्ष। 3 से 5400 कट गया 1800, ये कट जाएगा आपका 150 12 से 15,000 रुपये। उसका मूलधन आ गया कितना? 15,000 रुपये, बैंक से उसको उधार लिया। 60 छात्रों और 30 छात्राओं का अनुपात, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो 60 हैं और ये हैं आपके 30, 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2:1। राइट आंसर 4 नंबर। अगला प्रश्न है 1206 का 1/3। सबसे पहले 1206 का 1/3 निकालो। 1206 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कट गया, ये 402 आ गया। अब ये जो 402 है, 402 134 का कितना परसेंट है? कल पहले पेपर में एक प्रश्न आया था तुलना वाला, जिस संख्या के साथ का लगा हो वो संख्या हमेशा बटे में आएगी। यहाँ 134 के साथ का लगा हुआ है, ये कट जाएगा 3 बार, 300% है। आंसर आ गया इसका 300%। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 12 दिन में, यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम आ जाएगा इनका 60, 12 से डिवाइड किया 5, 15 से किया 4। ए का आगे एक दिन का काम 5 और बी का आगे एक दिन का काम 4, दोनों मिलके ए बी, आपके पास कुल काम है 60। जो ये एलसीएम आता है ये टोटल वर्क होता है कुल काम, और दोनों एक दिन का कर रहे हैं कितना? 9 काम। 9 6 की 54, बचा कितना? 4/9, तो 6 सही 2/3 दिन। ये आपका आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। अगला प्रश्न, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल बता रखी है मीटर प्रति सेकंड। कार की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कार की चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। यहाँ पे 3 गुनी है और यहाँ पे कितनी है? 4। तो यहाँ पे अपन पिता को 3x हो जाएगा, ये 1x, 3 गुनी हो गई। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो -4 कर दिया, वहाँ हो रही है 4 गुनी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ 3 गुनी थी, ये 3x और 1x, यहाँ पे 4 गुनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3x - 4, 4x - 16, 3x माइनस का 4x, इधर माइनस का 16, ये पक्षांतर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का x बचेगा, इधर माइनस का 12 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ गया 12, x का मान आ गया 12। तो आदमी की वर्तमान आयु 3x मानी थी अपन ने, तो 12 गुना 3 हो जाएगा कितना? 36 वर्ष। आदमी की वर्तमान आयु 36 वर्ष। यदि यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु पूछता तो 1x, तो 12 गुना 1, ये आती है आपकी 12 वर्ष पुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो साथियों, इनमें से ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, अभाज्य होती है। और भाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। इसमें तो भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, और इसमें भाग जाएगा पूरा पूरा। अगला क्वेश्चन है 15,626 का वर्गमूल, तो साथियों इसका वर्गमूल आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 2/5 मीटर को सेंटीमीटर का मान निकालना है।
तो 2/5 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 से डिवाइड कर दिया 20, 20 चौक 40 सेंटीमीटर है। कितना है साथियों? 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 80 डिग्री, 80 डिग्री का संपूरक संपूर्ण कोण। तो साथियों दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री का संपूर्ण कोण 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा देंगे, ये इसका संपूर्ण कोण आ जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 15 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 15 गुणा 8, 15 अट्ठू 120 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर साथ लग के आता है। 120 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है अपना रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। ए के साथ एन है, बी के साथ ओ है, सी के साथ पी है, डी के साथ क्यू है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ए के साथ एन है, देखो साथियों ए के साथ एन हो गया, बी के साथ ओ हो गया, उधर सी के साथ पी हो गया, डी के साथ क्यू हो गया। अगला आएगा ई के साथ आर, ई के साथ आर। तो ये राइट आंसर है आपका ई के साथ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। तो 12 का मान दे रखा है यहाँ पे 30, 18 का मान निकालना है। तो 12 को मल्टीप्लाई यहाँ 2.5 से करेंगे 30 आ जाएगा। 18 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 45। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी को लिख रहा है 6, ए का मान 1, बी का 2, सी का 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। आर ए एम, आर ए बी, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे। यहाँ भी मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 ही आ रहा है। सी डी ई 3, डी 4, ई 5, 5 चौका 20 और 20 दिया 60। ये आपका राइट आंसर 60 आएगा, सी ई डी का मान। अगला प्रश्न है एक्स वाई की माँ है। ये जो एक्स है ये वाई की माँ है। माँ को माइनस दर्शाया करो, पिता को प्लस कर दिया करो। लेकिन वाई एक्स का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो ये पुत्री है भाई। आप बताइए वाई एक्स का कौन है? तो कौन है भाई? पुत्री। आंसर आएगा पुत्री। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये मयंक का सेंटर बिंदु लगा लो, ये 25 मीटर आ गया दक्षिण। दक्षिण की ओर चला, फिर वहां से दाईं ओर। तो साथियों दक्षिण की तरफ नीचे जाएगा तो दाएं दाएं ये हाथ मुड़ेगा। यहां से वो जा रहा है, इसको बीच में ले लो बोर्ड के। यहां से मयंक गया 25 मीटर, तो यहां से दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने के बाद वो चलता है 20 मीटर, ये 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं तरफ घूमता है और 30 मीटर चलता है। इधर आप जा रहे हो, बाएं साइड नीचे आएगा। यहाँ से वो आ गया कितना? 30 मीटर। पुनः अपनी बाएं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है। आप नीचे की तरफ जा रहे हो, बाएं घूमेगा तो ये हाथ आएगा आपका बायां, ये 20 मीटर आ गया यहाँ पे। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ 25 हो गया और यहाँ से इधर ये 30 है तो ये भी 30 होएगा। 25 प्लस 30 ये आ गई 55 मीटर। साथियों आ गई 55 मीटर। साथियों पेपर नंबर 2 जो हूबहू आपका आर्मी का पैटर्न है वो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट डे को आपके बीच में आ रहा है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बंदों को शेयर करें। पेपर हूबहू इसमें पसेगा। 45 प्लस क्वेश्चन की गारंटी है आने की। जय हिंद, जय भारत।